आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी से जिस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था और ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 5,500 मकान जो है तोड़े जाएंगे, और उसको लेकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उस पर सीधे तौर पर 8 तारीख की एक लास्ट डेट दी गई थी। हालांकि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद अब इस पूरे मामले पर एक बड़ी राहत देते हुए इस पर स्टे जारी कर दिया है। साथ ही साथ राज्य सरकार, रेलवे, इन दोनों को एक नोटिस भी जारी किया है और ये भी कहा है कि जिस तरह से ये कार्रवाई हटाने की, अतिक्रमण को खत्म करने की जो कार्रवाई की जानी थी, वो पूरी तरह से ये जो पूरा प्रोसीजर है वो एक तरह से गलत है। और सरकार को इस पूरे मामले पर कड़ी फटकार भी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये भी कहा गया है कि कोई एक मजबूत लाहे अमल तैयार किया जाए, कोई एक ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जिसके जरिए से इस तरह की जो चीजें होती हैं, यानी अवैध जो अतिक्रमण होता है उसको हटाया जाए और उसको लेकर के जो एक लोगों की बाजाबादकारी का सिलसिला होता है, उन्हें बसाए जाने का जो दूसरी जगहों पर एक तरीका होता है, उस तरीके को अपनाया जाए। क्योंकि 7 दिनों के अंदर इस तरह से किसी को नहीं हटाया जा सकता और ये मानवता के खिलाफ है। आज इसी तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई हल्द्वानी का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन जो हालात यहाँ पर पैदा किए गए उस तरह के हालात दूसरी जगहों पर नहीं नजर आते हैं, क्योंकि वहां पर राजनीति देखकर लोगों को बसाया जाता है, राजनीति देखकर लोगों को वहां से उजाड़ा जाता है। तो ये एक अहम चीज अब तक नजर आती रही है और शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये तमाम चीजें रही होंगी। यही वजह है कि सख्त स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार करते हुए फौरन इस पूरे मामले पर स्टे दे करके हल्द्वानी की जो जनता इस वक्त सड़कों पर है उसको एक बहुत बड़ी राहत दी है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और आईएमसीआर के लीगल सेल के इंचार्ज एडवोकेट फुजैल अय्यूबी साहब हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मजहर नईम साहब जो उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है उसके आप वाइस चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में आपका शुमार है, वो हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब जो पूर्व सांसद है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के तौर पर एक बड़ा चेहरा है, मुसलमानों के मुद्दों को आप हमेशा से उठाते रहे हैं और इस पूरे मामले पर भी बड़ी दिलचस्पी का आपने मुजाहरा किया है। तो आप भी हमारे साथ हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले फुजैल, हम आपके पास आएंगे, आप कुछ इसको समझना चाहेंगे। जाहिर है कि एक बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन चूंकि मामला अब 7 फरवरी तक के लिए टल गया है और अब इस पूरे मामले पर सुनवाई 7 फरवरी को होगी। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है तमाम फरीकों से, जो पक्ष हैं उन तमाम पक्षों से ये कहा है कि अपने अपने दस्तावेज, अपने अपने कागजात जो है जमा करें। इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, आज एक जो बहुत बुनियादी बात थी कोर्ट के सामने, उसमें ये तो नहीं कह सकते किसी को फटकार लगाई हो या कुछ कहा गया हो। तो बुनियादी बात ये थी कि एक बहुत ही ह्यूमन एंगल था और कोर्ट ने इस बात को एग्री किया कि आप 7 दिन में लोगों को, 50,000 लोगों को ऐसे हटाने के लिए इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक मतलब उसका जो लीगल एंगल है या उसका जो लीगल फाउंडेशन है या वो कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, वो अलग बात है। लेकिन उसका ह्यूमन एंगल है और वो कोर्ट ने उसको रियलाइज़ किया और इस वजह से उन्होंने अभी तक की जो डायरेक्शंस है हाई कोर्ट के उनको फ्रीज कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग। जो आर्गुमेंट्स हुए कोर्ट में और उसमें एक बुनियादी बात ये आई, फंडामेंटल जो बात है कि ज़मीन नज़ूल की है या राज्य सरकार की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, रेलवेज की है, वो ज़मीन किसकी है और उसका सर्वे है, उसका डिमार्केशन है, ये इश्यूज भी रहे। ये बात रखी गई कि बहुत से लोग वहाँ ऐसे हैं जिनके पास लीज है मौजूद और लीज जो है वो आज़ादी से पहले की है और लोग ज़्यादातर उसमें आज़ादी से पहले से रह रहे हैं।
और वो इतने लंबे वक्फे से मुस्तकिल रहते चले आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें शुरू हुई आकर के जब एक पीआईएल फाइल होती है उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और जब एक पुल गिर जाता है और उस पुल गिर जाने के सिलसिले में एक एडवोकेट कमिश्नर साहब अपॉइंट होते हैं, गिरा, तो उसमें ये वजूहत आती है कि शायद वहाँ के ऊपर जो लोग रह रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास, उन्होंने वो माइनिंग करते हैं और उसकी वजह से पुल गिरा है। और उसमें ये डायरेक्शन हुआ रेलवे को कि आप जो है वो इन लोगों को हटाइए। उसके बाद फिर पीआईएल आती है, उसमें तो इनिशियल जो पीआईएल थी वो ये बात कभी नहीं किया, उसने ये प्रेयर ही नहीं थी कि इन लोगों को हटाया जाए, वो तो पुल के सिलसिले में थे। उसके बाद अब जो ऑर्डर है इस वक्त उत्तराखंड हाई कोर्ट का, जो बहुत डिटेल्ड ऑर्डर है, और उसमें पीआईएल के जुरिस्डिक्शन में ये सारी चीजें एग्जामिन की हैं। अब जो कोर्ट के सामने जो लार्जर इशू जब आएगा, पूरा उसका लीगल इश्यूज जब आएंगे कि वो बुनियादी तौर पे जमीन का कैरेक्टर क्या है, क्या वो नजूल है, नजूल है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बात तो कोई कह भी नहीं रहा है कि कुछ लोग वहाँ 10 साल से रह रहे हैं या 20 साल से रह रहे हैं, वो एक लंबे वक्फे से रह रहे हैं। तो हर तरह का जो कानून है उसका एक लिमिटेशन होता है कि आप उसको कितने दिन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक लिमिटेशन का इशू भी है कि अगर कोई इतने लंबे वक्फे से रह रहा है तो आप उसको इस तरह से नहीं इविक्ट कर सकते हैं। वो एक पहलू भी सामने आएगा। तो अभी फिलहाल तो ये जरूर कहा जा सकता है कि 1 महीने के लिए एक फिलवक्त राहत है उनके लिए, लेकिन ये पहलू जब सामने आएंगे इसको एग्जामिन करेगा कोर्ट। और एक और आखिरी बात जो इम्पोर्टेंट थी, वो कोर्ट ने ये भी कहा कि इन लोगों के पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए भी कुछ चीजें सोची जानी चाहिए। लेकिन रिहैबिलिटेशन जो है वो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन प्राइमरीली तो लीगल इशू है कि अगर लीगल इशू के ऊपर जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिस तरह से डील किया है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, then the issue of rehabilitation will arise. बिल्कुल। मसर साहब, इस पूरा दिन भर घटनाक्रम चलता रहा पिछले एक, ये कहा जाए कि जब से ये नोटिस जारी किया गया था हल्द्वानी में इस बस्ती को तोड़े जाने को लेकर के, जाहिर है कि आप उन तमाम चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं। आपने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों को चिट्ठियां भेजी हैं, और जैसा फुजैल अय्यूबी साहब बता रहे हैं कि 1 महीने के लिए राहत की बात है। आप इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और समस्त मीडिया का भी, क्योंकि जो आवाज थी आम जनता की, गरीब आदमी की आवाज, जो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने सही तरीके से नहीं सुनी थी और सही तरीके से पक्ष को भी नहीं जाना, उस आवाज को बड़े प्रोटेक्शन हुए, चाहे वो कैंडल मार्च निकाला हो या बहुत सारे लोग सड़कों पर बैठे थे, बच्चे बूढ़े, उस आवाज को आपने देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका में तक पहुंचाने का काम मीडिया ने किया। मीडिया ने उस आवाज को पहुंचाया, और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भाई ये तो एक मानवता के नाते जिस तरीके से 50,000 लोग को जो सड़कों पर बैठे हैं, कैसे आप उनको बेघर कर सकते हैं, ये मात्र मीडिया को ये इसका क्रेडिट जाता है कि मीडिया ने इन लोगों की आवाज को वहां तक पहुंचाया। फिर दूसरी चीज, मैं ये जानता हूं कि ये मामला 2006 और 7 से चल रहा है, और रेलवे का जो दावा था। मजहर भाई, दिलचस्प बात यह है कि जो सो कॉल्ड, जिसको हम गोदी मीडिया के तौर पे जानते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को एक दूसरे रंग पे देखने की कोशिश की और इसी अंदाज से प्रेजेंट भी किया है। देखिए, जब आप लोगों ने पूरी ताकत से इस आवाज को उठाया तो उनकी भी मजबूरी बन गई कि लास्ट में उन्होंने भी अपना रंग बदल दिया। बिल्कुल, आपने देखा होगा, और मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने अपने नजरिए से रखी होगी, अपने नजरिए से उस मीडिया ने कोई बात रखी होगी, हो सकता है उनको गुमराह कुछ लोगों ने किया हो, तो उन्होंने उसी तरीके से उसको ले लिया कि उनको अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया। वो अतिक्रमणकारी अगर घोषित किए गए थे तो सरकार ने करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की योजनाएं, अस्पताल से लेकर के, स्कूल से लेकर के, बिजली की सुविधाएं, बिजली घर, और आपके क्या नाम है, ओवरहेड टैंक,
और आपके अस्पताल और उसके अलावा वहां पर बच्चों के स्कूल, सरकारी स्कूल, इंटर कॉलेज, और एक प्रस्ताव तो डिग्री कॉलेज का भी हमारा उसी जगह पर बना हुआ है, जो सरकार ने, इसी सरकार ने प्रस्ताव डिग्री कॉलेज का जो 23 डिग्री कॉलेज घोषित किए उत्तराखंड में नए बनाने के लिए, उसमें बनबुलपुरा क्षेत्र में भी डिग्री कॉलेज घोषित किया गया हुआ है। और दूसरी चीज, अब जो है, आज जो स्थिति है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुना है और एक राहत दी है, अब हमें ये चाहिए कि जो भी हमारे पास दस्तावेज है, उन दस्तावेजों के आगे आधार पे हम सरकार से भी मध्यस्थता करेंगे। और हम चाहते हैं कि हम एक यहाँ की टीम बना करके, राजनीति से हट करके, हम चाहते हैं कि सरकार को बहुत सारी चीजों की जानकारी भी नहीं है, क्योंकि एकदम से फैसला आया, और फैसला भी एक ऐसा था कि 7 दिन के अंदर खाली करो। सरकार हो सकता है उस फैसले को की स्क्रूटनी भी नहीं करा पाई हो, तो हम सरकार के बीच में मध्यस्थता के रूप में उस फैसले को और जो यहाँ के दस्तावेज हैं वो रख करके और इसका कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इनके एक सवाल आपसे जी ये समझना चाहेंगे कि चूंकि आप राज्य माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन भी हैं, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी से आपका एक लगाव है। आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हुई और राज्य सरकार का जो रवैया रहा इस पूरे मामले पर, बिल्कुल से खामोश, किसी तरह का कोई स्टैंड न लेना, खामोशी से सारी चीजें देखते रहना, इंतजार करना कि ये मामला और ज्यादा बिगड़े। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो एक तरह से उसने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ठंडा करने की कोशिश की है और उसने एक न्याय देने की कोशिश की है, लेकिन राज्य सरकार के रवैये को आप कैसे देखें? देखिए, राज्य सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक था। आप एक बात देखिए, हाई कोर्ट ने 21 तारीख को आदेश किया और ये कहा कि बलपूर्वक जो है 7 दिन के अंदर इनको हटा दीजिए। अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं होता तो आप बताइए, ये अब तक तो आधा अतिक्रमण हट गया होता और सुप्रीम कोर्ट बंद थी। हाई कोर्ट ने इस हिसाब से फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलनी थी और 21 तारीख को आदेश हुआ। अगर सरकार का 1% भी रवैया हम खराब देखते तो 75% अतिक्रमण तो अब तक हट गया होता। सरकार ने पूरा सहयोग किया और सरकार ये इंतजार कर रही थी कि इन परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिले और फिर कोई मध्यस्थता करके इसका रास्ता निकाला जा सके। ठीक है अदीप साहब, सरकार लोग चुनते हैं इसलिए कि सरकार उनके लिए काम करे, और जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जाहिर है कि आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपने आप को साफ तौर पे ये कहता है कि वो जनता के एक जो नुमाइंदे हैं, उसके साथ साथ वो तमाम चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेवक है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, जगह जगह इस तरह के मामलात आते रहते हैं, लेकिन ये कोई 4,500 मकानात और उसमें 50,000 से ज्यादा लोगों का मामला, ठिठुरती ठंड का मामला, और ऐसे में छोटे बच्चे, जहां पर स्कूल भी हैं, मंदिर भी हैं, तमाम तरह से लोग वहां पर रह रहे हैं। ये सरकारों का जो एक रवैया होता है, आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए सरकारों को चुना जाता है, कहीं ना कहीं सरकारें इसका राजनीतिक लाभ और उसका नुकसान देख करके काम करती हैं? हकीकत तो यही है जी। कि सियासी जमातों की वजह से ही इस तरह की बस्तियां बसती हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिश्वतें लेकर और पैसे खा के इजाजत देता है। लेकिन जैसा अभी फुजैल अय्यूबी साहब ने कहा कि ये 2-4 साल या 15 साल का खेल है नहीं। जब ये मैंने अखबारों में पढ़ा और एकदम से, तो मैंने कोशिश की कि दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात और दुनिया क्या रिएक्ट कर रही है कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां 50,000 आदमी एक लम्हे में उजाड़ दिए जाएं और उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उस मुल्क का चीफ मिनिस्टर और उस मुल्क के दानिशवर सिर्फ घरों पर बैठ के कहे कि ये क्यों हुआ और उसने क्यों जमीन दी और उसने घर क्यों बनाए। तो मेरी नजर से गुजरा कि यूएन का एक रेजोल्यूशन भी है और वो फुजैल साहब को मालूम होगा, मैंने तो अभी पढ़ा। उसमें ये लिखा है कि जब भी आप किसी जगह किसी को हटाते हैं
तो पहले अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ता है, और फिर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने के बाद आपको ऐसे वक्त में आपको उन्हें हटाना पड़ेगा जब कोई मौसम खराब ना हो, कोई ऐसी कंडीशन ना हो। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि इस ठंड में वो मासूम बच्चे, कोई सजदे में गिरा हुआ है, कोई दुआएं उठा रहा है, कोई मंदिर में बैठा हुआ है, और ये कह रहे हैं सियासी जमातें उनके वक्त में हुआ था और इनके वक्त में हुआ था। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसको सोचना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कैसे सोच लिया। ये कहते हैं कि हम अब तक हटा चुके होते। अरे 50,000 आदमियों को आप हटाएंगे, सालों साल लग जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट से जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने भी सांस ली होगी इत्मीनान की कि उसके लिए क्या होता। क्या फौज बुलाई जाती कि आप पक्के मकानात, 3-3 मंजिला मकानात वहां बने हुए हैं। और सवाल ये कि जब आर्गुमेंट होगा, ये फुजैल साहब तो खुद ही वकील हैं, IMSR के बड़े वरिष्ठ वकील हैं, और मैंने सुना है कि ये सलमान खुर्शीद वाला केस भी कर लड़ रहे हैं। एक सवाल मैं फुजैल साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर आप हटाते हैं तो पिछले 50 साल में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रेवेन्यू कलेक्ट किया है, हाउस टैक्स, जो बिजली उसके पैसे लिए हैं उस आदमी से, वो कौन देगा? बिल्कुल। उसका मुआवजा कौन देगा? वो गरीब लोग जो रोज कमाते हैं और रोज कमा कर पेट भरते हैं, और फिर वो नॉक होता है कि अब हाउस टैक्स दो, अब बिजली का टैक्स दो, अब इसका टैक्स दो, अब रोड टैक्स दो। उसका भी तो तज्जिया होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये एक अगर ऐसा मसला है कि आप करोड़ों रुपया एज ए टैक्स काट लेंगे। स्कूल भी आपने बनाए हैं वहां पर, वो जो उजड़ेंगे उसका जो पैसा जाएगा उन बच्चों को जाएगा। ये एक ऐसे सवाल हैं जो मेरे मुल्क में हो सकते हैं, दुनिया में नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये सवाल जो है, और चूँकि आपसे ये फुज़ैल साहब से इंसानियत पूछा के, है। ये जी, इंसानियत के को झुझोड़ देते हैं इंसान की। यानी कैसे लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल। हुकूमतों का काम होता है जोड़ना। हुकूमतों का काम ये नहीं है कि आप उनको उजाड़ दें। लेकिन एक हवा चली है कि बुलडोजर आता है, ऑर्डर पास हुआ, 24 घंटे में बुलडोजर चल गया। और बुलडोजर का ये भी हुआ कि नक्शे पास हैं, कहाँ पर हुकूमत अदालत चल रही है। ये मुझे लगता है कि ये तो कम अकली की सोच थी, या अदालत को पूरी हक़ाइक़ बताए नहीं गए। लेकिन अदालत को तो ये खुद सोचना चाहिए था। ठीक है। ये अभी 10, था। 20, 25, 50 लोगों का मसला नहीं था। ठीक है। एक एक पूरी बस्ती जो जहाँ स्कूल भी है, जहाँ अस्पताल भी है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी है, जहाँ रोड वाइड एंड रोड्स हैं, उनको आप 7 दिन के अंदर, ये मैं समझता हूँ कि एक जी-होश इंसान इसका ना तसव्वुर कर सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है इस मुल्क में, ठीक है। और ऐसा यहाँ भी अजीत हुआ। साहब, जिस सवाल अब को आप आप सोचिए कि नहीं, अभी आपने। नहीं, मैं अभी एक सेकंड, हाँ। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था। हुँ। उस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी बस्तियां रेगुलराइज करी, उसके बाद इलेक्शन का डिक्लेयर बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। तो आप हुकूमत को अगर ये खतरा था कि उसकी अपनी स्टेट के बाशिंदे हैं, हो सकता है वो उनके वोटर ना हो, लेकिन उनके बाशिंदे हैं, हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए था कि हम इनको उस वक्त तक रोकेंगे। अदालत से कह सकते थे कि सर हम इनके लिए अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और इनको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ लोगों के पास ऑफिशियल पट्टे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है और जबरदस्ती घुस गए हैं। तो उनमें क्राइटेरिया एक बनना चाहिए था। इसमें बराबर
कोताही की है वहां की हुकूमत ने। ठीक है, ठीक है। और वो फजल साहब, शायद ये समझते फजल साहब, थे कि भाई ये खौफ है, डराओ, और लोग क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं तो बहुत ही मायूस हुआ हाईकोर्ट के जजमेंट से और मजबूर हूं, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में अभी अदलिया बाकी है। ठीक है अदीप साहब, और जो अदलिया का जो मतलब पॉइंट ये है आपने कि उठाया है, जो पॉइंट कि आपने उठाया है, फुजैल साहब से उसका जवाब लेते हैं कि जो टैक्स, हाउस टैक्सेस थे या इलेक्ट्रिसिटी बिल था, ये सारा जो पैसा जमा हुआ, उसको किस तरह से रिफंड किया जाएगा, उसका क्या तरीका है, अदालतें इस पर किस तरह से काम करती हैं, फुजैल साहब? अब मजहर नवाब साहब ने ये बात कही ना कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना सैकड़ों करोड़ रुपया वहां लगा हुआ है, सड़कें बनी है, खंबे बने हैं और डिग्री कॉलेज भी उन्होंने खोला है। तो लोगों ने टैक्स भी दिया है, सरकार ने वहां के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप किया है, और अब वो सारी चीजें इलीगल हो गई। तो इसी तरह का एक ऑर्डर बहुत पहले की बात है, 6-7 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया था, जिसमें भूमिधरी की जमीन पे जितने भी मंदिर मस्जिद बने हैं उन सब का एक तरह से डेमोलिशन था। और वो एक ऑर्डर था, उसमें भी इसी तरह का वाइड स्प्रेडिंग था, लेकिन वो पूरे स्टेट में था, ये तो खाली एक एरिया में है। तो वो एक ऑर्डर वहां से आ गया, वो किसी और मामले में था और उसमें पीआईएल में हुआ और यहाँ सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे हो गया। सिमिलर ये एक सिचुएशन है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोर्ट्स जो है वो पीआईएल के अंदर किसी हद तक पहुंच जाते हैं, जबकि मैं यही बात शुरू में कह रहा था कि ये पीआईएल की जुरिस्डिक्शन बहुत लिमिटेड है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक का इंटरेस्ट डिमोलिश नहीं हो सकता, तो आपको उसको वे करना होगा। तो ये सब बातें आएंगी। अभी मैंने जैसे शुरू में कहा कि अभी तो सिर्फ ह्यूमन एंगल के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट आज इंक्लाइन था और उसने ये कर दिया। अभी लीगल एंगल्स जितने हैं उसके सारे फेसेट्स आएंगे, वो सब सामने आएंगे, तो वो लोगों को अंदाजा होगा कि इसमें कितनी और स्ट्रेंथ है इन आर्गुमेंट्स में। बदर साहब, इसमें एक बात हाँ, जी जी एक बात बताना चाह रहा था मैं इसमें। जी देखिए, इसमें इस प्रकरण को लेकर के आप लोगों को हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी ना हो। 2011 में इनके पुनर्वास 600 मकान इसमें रेलवे की जद में आ रहे थे, और वो 600 मकानों का मेरे पास ये लेटर रखा है। 2011 में निशंक जी की सरकार थी और इसका प्रस्ताव पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने पत्र लिख करके पुनर्वास का कार्रवाई करने के लिए कहा था। उस समय में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ की सरकार से इनका प्रस्ताव गया। ये पूरा प्रस्ताव मेरे पास रखा, मैं दिखा सकता हूँ, सारे लेटर है इसमें। और इस प्रस्ताव के अंदर साफ सरकार ने कहा था कि भारत सरकार, एक जमीन चिन्हित की गई थी, उस जमीन का नक्शा ये है, मैं आपको बताऊं। उस जमीन को चिन्हित किया गया था, फॉरेस्ट की जमीन थी जहां पर इनका पुनर्वास होना था। और उस पुनर्वास में ये कहा गया था कि ये अगर ये अनुमति भारत सरकार से उस समय मिल जाती तो इनका हो सकता था पुनर्वास हो जाता। ठीक है, लेकिन राजनीति इतनी खतरनाक थी उस समय। यहाँ जो एक वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री रही उस सरकार में, 2012 के बाद जो सरकार बनी थी यहाँ पर, 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी और जो भोगड़ा जी उसके मुख्यमंत्री रहे। उस सरकार ने जब वहां से प्रस्ताव भारत सरकार से आ गया ओके होकर के जमीन के लिए, उसको दबा दिया। और इंदिरा हृदय जी ने ये कहा कि ये 6000 वोट इस विधानसभा से 12000 वोट कम होकर के अगली विधानसभा में चले जाएंगे, जो मेरे विधानसभा पे फर्क पड़ेगा। तो वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की। नहीं, कांग्रेस नहीं चाहती थी। बात तो हम कह रहे हैं कि हम यही बात तो मैं राजनीतिक आपको दल समझाना चाहता हूं अपने फायदे, कि नफा और आज नुकसान भी, को सामने रख के करते। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नफा नुकसान नहीं सोचा। नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, प्रस्ताव है। जो बात अदीब साहब कह रहे हैं ये कि अगर भारतीय एमपीडी जनता चुनाव से पहले, पार्टी मजहर अगर साहब, मुसलमानों के खिलाफ होती जी तो ये प्रस्ताव निशंक जी के समय में नहीं जाता, ठीक है। जो मजहर निशंक जी साहब, मुख्यमंत्री थे। जी, अदीब साहब ने एक बात याद दिलाई कि एमसीडी चुनाव से पहले जिस तरीके से दिल्ली की तकरीबन 1750 से अधिक कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया और उसके बाद चुनाव कराए गए, तो ये वही तो बताया जा रहा है कि ये राजनीति है, ये स्टेट सरकार भी कर सकती थी। राजनीति कांग्रेस ने की इसमें। हाँ, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें जो जिस सीमांकन के आधार पर हाई कोर्ट ने किस तारीख को फैसला दिया, वो सीमांकन
उस टाइम की वित्त मंत्री ने हाँ। अपने आप खड़े होकर के और इस सीमांकन को 600 मकानों को 4350 मकानों में तब्दील कर दिया, जो फैसला आया है। ठीक है, ये हमारे समय फुजैल कुछ कह रहे हैं इसी पे। जी जी फुजैल। मैं यही कहना चाह रहा था कि वो 650 मकान अब 4300-4400 मकान हो गए हैं। दैट इज द पॉइंट। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2013 में जो सीमांकन हुआ, और वो सीमांकन उस वित्त मंत्री के ने बाकायदा हमारे ऊपर मुकदमे लगा करके, जो अगर हम उसका विरोध कर रहे थे कि ये सीमांकन गलत हो रहा है, इस प्रस्ताव के आधार पर सीमांकन होना चाहिए, तो उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे लगाए। जो लोग आंदोलनकारी थे उस टाइम, मुस्लिम समाज के लोग धरने प्रदर्शन किए, 300-350 लोगों पर मुकदमे लगे। और ये उस समय के सीमांकन को हाईकोर्ट ने मान करके, और मैं माइनॉरिटी कमीशन में मैंने इस मामले को उठाया, और माइनॉरिटी कमीशन में जब मैं वहां का वाइस चेयरमैन बना, तो मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र लिया गया सलीम सैफी से, और सीमांकन का आदेश किया गया। नगर आयुक्त हल्द्वानी का मैंने वेतन रोका उसमें कि तुम सीमांकन करके लाओ। वो व्यक्ति हाईकोर्ट गया अपने वेतन पर, और हाईकोर्ट ने हमारी प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया अपनी सरकार में बैठ करके। क्या सरकार की अगर मंशा खराब होती थी, क्या मैं ये आदेश कर सकता था सीमांकन पुनः कराने का? अदीब साहब, जिस तरह से ये तमाम चीजें होती है, जाहिर है कि सिर्फ ये हल्द्वानी का मसला नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में इस तरह की लाखों बस्तियां हैं, हजारों बस्तियां ऐसी हैं जहां इस तरह के मामला आते रहते हैं। क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि इस तरह से जो इंसानियत के नाम पर ये कहा जाए कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, मानवता की दुहाई सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ता है और एक्शन को रोका जाता है, ऐसी नौबत ना आए, क्या ऐसे स्टेप उठाए जाने चाहिए? देखिए, ये अभी मजहर नजीम साहब ने वही काम किया जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार थी। आप उसी बस्ती में रहते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। अगर वो निकम्मे थे और वो अपने वोट के लिए कोशा थे, तो 7 साल से तो आप भी हैं हुकूमत में। क्या आपने कुछ बनाया? सियासत मत करिए, न सियासी गुफ्तगू कीजिए, ये इंसानियत की पर मसला है। नहीं, मैं पहले इंसान से पूछिए, हैसियत इंसान के कि नहीं। देखिए मजहर साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप गलत कर रहे हैं। अपनी और आप 7 साल से ये मामला जब न्यायपालिका में चल रहा है। देखिए, मैं किसी पार्टी की बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आप पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एज ए चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, एज ए इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ बीजेपी, दिस इज व्हाट यू टोल्ड मी, कि आप इतने बड़े ओहदे पर हैं और उसी इलाके के रहने वाले हैं। क्या ये 5 साल काफी नहीं थे कि इनके लिए कोई इसको रेगुलराइज करने की या रीसेटलमेंट करने की कोई तरीका कार आपको 5-6 साल में भी नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल था। एतराज करने की जरूरत नहीं है मजहर साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के करते हैं, ये सरकार की तरफ से हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, मत ले जाइए। दूसरे लोग सियासत करते हैं। इंसानियत के मौजू पर गुफ्तगू कीजिए कि कभी ऐसा भी हो सकता है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक लम्हे के लिए ये सोचिए कि जिस शख्स के माँ बाप रहे हो उस छत के नीचे, और उसको 7 दिन के अंदर उसके माँ बाप की बनाई हुई छत को उजाड़ा जाए, दिल में जंबिश होती है आपके? या अभी भी बीजेपी, कांग्रेस, मायावती, फलाना धमाका? अरे 5 साल से आपने क्या करा? अदीब साहब, 5 साल से आपकी जिम्मेदारी थी एज ए मुस्लिम, एज ए पेनल्टी कमीशन चेयरमैन, एज हमारी जिम्मेदारी थी। क्या किया 5 साल में आपने? क्या किया 5 साल में? हम नहीं चाहते कि सियासत पे गुफ्तगू हो, हम चाहते हैं कि इंसानियत की बात हो। बिल्कुल ठीक है, और आप एक जिम्मेदार हम लोग। मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये हिमायत कर रहा हूँ कि मजलूम को लूट ना जाए, और हम सिर्फ ये कहें कि फला ने ये किया था। ठीक है, अब आपको अल्लाह ने पावर दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुश होता अगर आप ये कह देते, एक लफ्ज कह देते कि मैं इनके पुनर्वास के लिए मैंने कोशिश करी और मैं इनको रेगुलराइज करना चाहता